हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी भावी अध्यापक और अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल एडुटॉप में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि यहाँ पर हमारी राजन की सीरीज़ बिल्कुल इजी और शानदार तरीके से आपको कराई जा रही है। हर एक चीज़ आपको समझा के, कॉन्सेप्ट को क्लियर करा के पूरे तरीके से प्रिपेयर किया जा रहा है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जितने भी बच्चे चैनल से जुड़े हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिल सके। ठीक है। और भाई सभी को हैप्पी नवरात्रि। सभी जो है आई होप कि फास्ट होंगे, कोई नहीं होगा तो अच्छे से मज़े कीजिए। सब कुछ ना कुछ फेस्टिवल होता है तो अच्छा लगता है। चलिए फिर आ जाइए, बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन कवर कर लिए थे और हमारा 51 से आज स्टार्ट होगा। ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न हमारे चल रहे हैं। पेपर ये है हमारा पेपर 2 प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। और जो आपका ये पेपर है ये 50 मार्क्स का होता है, स्कोरिंग पेपर है काफ़ी। ठीक है। 3 सेगमेंट में आपका पेपर बटा होता है। सबसे पहले आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं, दूसरा सेगमेंट होता है आपका वेरी शॉर्ट यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न, और थर्ड जो सेगमेंट है आपका उसमें आपके लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। तो इसमें लघु उत्तरीय में हम 50 कवर कर चुके हैं, बाकी के आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। और राजन की बिल्कुल न्यू और लेटेस्ट सीरीज़ मैं आपको यहाँ पे करा रही हूँ, चाहे तो आप लोग मैच भी कर सकते हैं। इसके बाद में प्रीवियस ईयर पेपर भी आपके लिए अपलोड कर दूँगी। एक शॉर्ट वीडियो है, शॉर्ट्स वीडियो का एक पूरा प्लेलिस्ट मैंने बनाया है, उसमें जाके आप हाँ ज़्यादातर उसमें सभी पेपर आपके सभी सब्जेक्ट के जो पेपर हैं वो अपलोडेड हैं। ठीक है। और जो भी आगे मैं अपलोड करूँगी वो उसी प्लेलिस्ट में ऐड कर दूँगी, जिससे आपको ढूंढने में कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए फिर बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट कर लें। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि प्रारंभिक शिक्षा के सम्मेलन शिमला सम्मेलन में क्या क्या विचार व्यक्त किए गए थे। ठीक है। जो शिमला सम्मेलन हुआ था, लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति 1904 में, ठीक है 1904 में आई थी ये। एक चीज़ तो ये ध्यान रखिएगा, ईयर ज़रूर ध्यान रखिए हर चीज़ का। और इसमें पूछा गया है कि प्रारंभिक शिक्षा के संबंध में क्या निर्णय लिए इन्होंने। तो देखिए सबसे पहले तो इन्होंने ये कहा कि जो पाठ्यक्रम हम पढ़ा रहे हैं, जो सिलेबस है हमारा, उसमें पढ़ने लिखने के साथ साथ कृषि की शिक्षा भी दी जाए, एग्रीकल्चर को भी उसमें जोड़ा जाए। दूसरी चीज़ इन्होंने कही कि शिक्षकों के प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था हो, जो टीचर हैं उनको अच्छे से ट्रेन किया जाए, अत्यधिक प्रशिक्षण विद्यालय खोले जाएँ। इस तरह लॉर्ड कर्जन ने विद्यालयों के आर्थिक सहायता, शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था और पाठ्यक्रम में सुधार लाकर प्राथमिक शिक्षा के उन्नत प्रयास किए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में अनिवार्य और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में संवैधानिक निर्देश क्या हैं। देखिए जो संविधान की धारा 45 है उसके अनुसार राज्य के संविधान के लागू होने के समय से 10 साल के अंदर सभी बच्चों के लिए, जब तक कि वो 14 साल के नहीं हो जाते हैं, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याएं लिखिए। तो सबसे पहली समस्या तो ये है कि स्कूलों की अनुपलब्धता। बहुत सारे दूर दराज या रिमोट एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर कि पीआरटी है वो नहीं है। ठीक है। प्राइमरी स्कूल्स वहाँ पर नहीं है। दूसरी चीज़ है पूर्व प्राथमिक शिक्षा का महंगा होना, अगर कहीं है दूर दराज इलाकों में तो वहाँ पर महंगी है। तीसरी चीज़ है अनुसंधान और नव आचारों की कमी और अप्रशिक्षित और स्नेह रिक्त शिक्षक, दोषपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया और उद्देश्यों की अस्पष्टता। आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन है हमारा 54, चार्ल्स ग्रांट को आधुनिक भारतीय शिक्षा का जनक क्यों कहा जाता है। अब देखिए जो चार्ल्स ग्रांट थे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का एक ही कर्मचारी था जो भारत में अनेकों साल रहने के बाद अवकाश प्राप्त करके इंग्लैंड वापस चला गया था। ठीक है। उसने एक पुस्तक लिखी जिसमें हिंदू और मुसलमानों की अज्ञानता का वर्णन किया, उसके निवारण के लिए 5 सूत्रीय योजना प्रस्तुत की।
जिसमें कि सबसे पहला तो ये था कि भारत में विद्यालयों की स्थापना हो। दूसरा उन्होंने कहा अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा हो, अंग्रेजी साहित्य की शिक्षा हो, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार हो, पाश्चात्य ज्ञान और विज्ञान का प्रचार करना। ठीक है, पूरी तरीके से ये कह दो कि जो हमारे यहाँ का माहौल था उसको अंग्रेजी करने पर जोर दिया गया था। अब उपयुक्त में से शिक्षा के प्रसार पर चार्ल्स ने सर्वाधिक जोर दिया। उनकी धारणा ये थी कि इससे भारतीयों के विद्यालयों में परिवर्तन आएगा, उनके विचारों में परिवर्तन आएगा, वो ईसाई धर्म के अनुयायी बन जाएंगे और इसलिए इसे भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता भी कहा जाता है। चार्ल्स के विचारों से ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य रॉबर्ट विल्बरफोर्ट बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और इसके बाद उन्होंने 1813 के कंपनी के आज्ञा पत्र में धारा जुड़वाई, जिसके फलस्वरूप मिशनरियों को भारत में बिना किसी रोक टोक के आने के अधिकार हो गए थे। और हाउस ऑफ कॉमन्स ने साहित्य के पुनरुद्ध और सुधार और भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहन और भारत में विज्ञान के प्रसार और संवर्धन के लिए पृथक से धनराशि की व्यवस्था की। उन्होंने ज्ञान विज्ञान के लिए और इंग्लिश लिटरेचर के लिए अलग से खर्च किया था। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंचित वर्ग से आप क्या समझते हैं। अब देखिए जो वंचित वर्ग है, अगर सामान्य अर्थों में इसका अर्थ समझे तो वो ये है कि ऐसे समाज के ऐसे लोगों का ग्रुप जो कि अब तक की विकास की मुख्य धारा से अलग हैं। ठीक है, जो कुछ आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, जिनके पास पैसों की कमी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता के बाद किन्हीं दो शिक्षा आयोगों का परिचय दीजिए। देखिए 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके बाद जो सबसे पहला आयोग आया वो था मुदालियर। वैसे आप कोई भी दो बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दो की बात की गई है तो मुदालियर आयोग जो था उसने माध्यमिक शिक्षा की जांच के लिए सबसे ज़्यादा बोला था। उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि माध्यमिक शिक्षा की स्थितियों में जांच करे और इसे सुधारने के उपाय सुझाए। दूसरा था कोठारी आयोग, उस समय पालन की जाने वाली शैक्षिक नीति का आकलन करने और शिक्षा के राष्ट्रीय पैटर्न और सभी स्तरों पर शिक्षा की विकास करने वाली नीतियों और सिद्धांतों की सिफारिश करने के लिए ये नियुक्त किया गया था कि उस टाइम पे एजुकेशन में क्या चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1813 और 33 के आज्ञापत्र क्या हैं। अब देखिए जो 1813 का चार्टर अधिनियम है उसने भारत में ब्रिटिश अधिपत्यों पर ब्रिटिश संप्रभुता को पुनः स्थापित किया। चाय, अफीम, चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यवहारिक एकाधिकार की समाप्ति करके चाय को छोड़कर सभी वस्तुओं के लिए भारत के साथ व्यापार को ब्रिटिश कंपनियों के लिए खोल दिया गया। मतलब उन्होंने चीन के साथ संबंध खत्म करके उन्होंने भारत के साथ क्या किए, संबंध स्थापित किए। और आगे फिर क्या हुआ, वेट अ सेकेंड, हाँ यही चीज़ें थी। तो उन्होंने कुल मिला के भारत के साथ संबंध बढ़ाने की कोशिश की। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा सेवारत शिक्षकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम, जिसको पी मोस्ट भी बोलते हैं, इसका वर्णन करना है। तो देखिए जो शिक्षा संबंधी संस्थान है हमारा NCERT न्यू दिल्ली में है। 1986 से पी मोस्ट का कार्यक्रम आरंभ किया गया था। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की मूल संस्तुतियों से लोगों को अवगत कराना। इसके लिए प्रशिक्षण सामग्री का निर्माण दो भागों में किया गया था। सबसे पहला तो था कि प्राथमिक शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सामग्री हो, दूसरी चीज़ माध्यमिक शिक्षकों के लिए। तो जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना आई थी उसके अंतर्गत विद्यालयों को न्यूनतम शिक्षा सामग्री उपलब्ध कराने के बाद वर्ष 1990 के विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम यानी पी मोस्ट ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में परिवर्तित करने का निर्णय ले लिया गया था और निर्णय के अनुसार एक नई प्रशिक्षण सामग्री की संरचना की बात कही गई, जिसमें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई सामग्री के समुचित प्रयोग पर बल दिया गया। पी मोस्ट कार्यक्रम के अंतर्गत अध्यापकों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि विद्यालयों और कक्षाओं को आकर्षक बनाने पर जोर दिया जाए। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि बाल केंद्रित शिक्षा हो, ठीक है, गुणवत्ता पर जोर दिया जाए, जो एजुकेशन हो वो क्वालिटेटिव हो। तीसरी चीज़ उन्होंने कही कि विद्यालय के प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए भवन, अध्यापक, प्रशिक्षण के संबंध में स्पष्ट सुविधाएँ हों।
और फिर उन्होंने कहा अध्ययन के लिए न्यूनतम पदों का उल्लेख हो, प्रत्येक मद की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए उद्देश्य से आपूर्ति की जाने वाली प्रत्येक मद के मानक और उसकी विशिष्टताएं निर्धारित की जाएं। ये सारी बातें पी मोस्ट में कही गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, बाल अधिकार से आप क्या समझते हैं और निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 की मुख्य बातें बता ली है। अब देखिए जो RTE एक्ट आया था हमारा, वो आया था 2009 में, ये पारित हुआ था, ठीक है। वर्तमान समय में 6 से 14 आयु वर्ग के ऐसे लगभग 90 लाख बालक हैं जो कि विद्यालय नहीं जाते हैं। यद्यपि संविधान के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 45 में 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान था, लेकिन अनुच्छेद 21 में 21A को जोड़कर संविधान के 86वें संशोधन के अंतर्गत निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया और इसको कानूनी रूप में 4 अगस्त 2009 को दिया गया। इसे सन 2009 में पारित किया गया। देखिए आप यहाँ पर स्पेशली ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 21A में 21 में 21A को जोड़ा गया था और दूसरी चीज़ जो धारा थी, ये धारा 45 के अकॉर्डिंग था, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 60, प्राथमिक विद्यालय में विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन और कार्यों का वर्णन कीजिए। देखिए इनके कार्य क्या हैं विद्यालय प्रबंधन समिति के। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है ना, SMC, आपने सुना भी होगा इसको शॉर्ट फॉर्म में SMC। तो जो इसके काम हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला तो ये है कि विद्यालय के आस पड़ोस में रहने वाले 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को विद्यालयों में नामांकन और उसकी सतत उपस्थिति सुनिश्चित कराना, कि बच्चे स्कूल में आए और डेली अटेंडेंस लगाए। दूसरी चीज़ ये थी कि सीमित समिति विद्यालय में नियुक्त शिक्षकों के विद्यालय में उपस्थित होने में नियमितता और समय पालन, माता पिता के साथ नियमित बैठक करना, बालक के विषय में जानकारी देना। थर्ड था इसमें कि बाल को विद्यालय के आसपास रहने वाली जनता को बाल अधिकारों की सामान्य और रचनात्मक तरीकों से जानकारी देना। अब देखिए इस प्रबंधन समिति का जो गठन हुआ है वो किस किस से मिलकर होता है। एक तो इसमें अध्यक्ष होता है, दूसरा होता है उपाध्यक्ष और प्रधानाचार्य और अन्य सदस्य भी इसमें जोड़े जाते हैं, राइट। तो इस क्लास में हम 60 तक के ही क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम 61 से स्टार्ट करेंगे। और सभी बच्चों आपसे बार बार रिक्वेस्ट है कि आप जिस भी सोशल साइट पे लिंक है वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चों की हेल्प हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना ताकि आने वाली हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। मैं आपको बार बार अवेयर कर रही हूँ कि आपको सेमेस्टर 2 में इतना टाइम नहीं मिलेगा जितना आपको सेमेस्टर 1 में मिला है। दिस इज़ द रियलिटी, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। और चलिए फिर मिलते हैं इसी तरीके से, शानदार तरीके से, इजी तरीके से आपको पढ़ाते हुए नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को हैव अ गुड डे, बाय बाय, थैंक यू सो मच।